You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। तो ट्राई कीजिए। सर हाँ, सर वो जो टेस्ट थी उसमें एक क्वेश्चन में डाउट था। कौन सा? सर उसमें इंटेंसिटी जो है उसको पावर अपॉन 4 पाई r² लेंगे ना किसी पॉइंट चार्ज के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 50। पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक point source of electromagnetic radiation has an average power output of 900 pi watt. Average intensity at a distance 3 meters from the source is
हाँ, 4 पाई r² से डिवाइड करेंगे, क्या दिक्कत है? सर उसमें फिर आंसर 25 आता पर 100 दिया है। एक आंसर आपने 100 दिया है क्या? हाँ सर। 905 watt. Average for the average intensity at distance 3 meter from the source 4 pi r². 945, 25 तो आना चाहिए, और हमने आंसर 100 कैसे दे दिया? नहीं, 25 ही होगा, 25 ही होगा। ये लिखने में शायद गड़बड़ हुआ है मेरे से, आंसर की 25 ही होगा। ट्वेंटी फाइव ही होगा। आंसर की में करेक्शन करना पड़ेगा। और किसी आंसर में कॉन्फ्लिक्ट है? सर 16 वाला सही है पर उसका सोल्यूशन नहीं समझा कैसे करना। 16 तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना। सर उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज में वैल्यू नहीं मैच हो रही। 5 capacitors, each of capacitance and breakdown voltage we are connected as soon as we get the capacitance and the breakdown voltage. तो ब्रेकडाउन वोल्टेज दो उनको पैरेलल में कनेक्टेड कनेक्शन दिया गया है, तो दोनों ब्रांच में अपने को देखना पड़ेगा। ये हमारा ये ऊपर वाला ब्रांच है, ये नीचे वाला ब्रांच है, और दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज V है। डेफिनेटली अगर कोई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो इक्वली दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस ब्रांच में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा 2C, सॉरी, और यहाँ पर इनवर्स रेशियो में पोटेंशियल डिवाइड होगा, मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। अपने को अगर कोई भी कैपेसिटर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है तो अपने को इसको सेफ रखना पड़ेगा, यानी कि इसके क्रॉस अगर V पोटेंशियल लेना होगा तो ये हमारा V/2 लेना पड़ेगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 3V/2 हो जाएगा। हमको हर ब्रांच में जो नेसेसरी पोटेंशियल चाहिए ताकि कोई ब्रेकडाउन ना हो वो देखना पड़ेगा, और उन सारे ब्रांचेज में सबसे कम वैल्यू चलेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये 2V हो रहा है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल इससे डबल होगा हर बार, तो इसको अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज दें तो ये हमारा V/2 हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस हो जाएगा 3V/2, और ये 2V, इन दोनों में छोटा कौन है? 3V/2, यही हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ट्राई कीजिए इसको। 50 का आंसर की चेंज हो जाएगा तो 25 ही होगा।
माधव, 2-3 क्लास से तुम दिख नहीं रहे, कहाँ रह रहे हो आजकल? सर वो एक दो दिनों से वो फिजियोथेरेपी का था, वो अभी हो गया है तो अभी रेगुलर। तो मतलब इसी क्लास, मतलब इवनिंग में ही होता था, रात में ही? हाँ सर, रात में का टाइमिंग था उसका। तो अभी पैर ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ हृदय, बताइए क्या है आंसर आपका? -100 J cap. Yes, find the position of image from retinal reflection, first one taking place at concave mirror. मतलब -10 J cap। ए के रिस्पेक्ट में, ए को ओरिजिन लिया। अच्छा, इसको, इस पॉइंट को ओरिजिन मारे हो? हाँ। Okay। मतलब इसके बिहाइंड साइड में कहीं यहाँ पर। लेट्स सी। अच्छा, फाइनल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा? नहीं। फिर आंसर में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जे कैप बोला ना, मतलब नीचे उसके। अच्छा अच्छा, नीचे की तरफ, ठीक। और कोई? ये हमारा ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट रिफ्लेक्शन, लेट्स से ये हमारा M1 और ये हमारा M2। रेडियस दिया हुआ है 120, यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। साइन के साथ लिखा जाए तो -110 है, यानी डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। तो इसका इमेज तो रियल बनने पड़ेगा, मतलब कहीं इधर एक्चुअली में स्ट्राइक होना था। प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर यहाँ पर इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा वो हम निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू UF डिवाइड बाई U माइनस F। U हमारा हो गया -110, F हमारा हो गया -100 डिवाइड बाई -110 प्लस 100। ये हो जाएगा 110 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 और अदर -10, तो ये हो जाएगा -1100 सेंटीमीटर। यानी कि इस पॉइंट से 1100 सेंटीमीटर पर कहीं इधर, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ये हमारा हो रहा है 1000, यानी 100 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पर इमेज बनने की बात होती। लेकिन ये जब भी कोई लाइट रे आएगा, सपोज वैसे रे डायग्राम से इसको थोड़ा सा चाहो तो रियलाइज कर सकते हो। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइट रे इधर से गया और वापस इधर से आ गया, तो ये इधर चला जाएगा। दूसरी लाइट रे को अगर हम कुछ इस तरीके से दिखाएं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसे आना चाहिए और ये इस तरह से आके यहाँ पर मीट करता है, लाइक दिस। ये हमारा इमेज बनने का रे डायग्राम होता है, दूसरी लाइट रे। लेकिन अब ये लाइट रे यहीं से, एक मिनट बच्चे,
सुन पा रहे हो सब लोग? Am I audible to everyone? हाँ सर। हाँ एक्चुअली बीच में कभी कॉल आ जाता है तो उसका इधर रे डायग्राम से अगर हम इसको समझना चाहें तो एक रे डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग गया, ये वापस आया। तो इसके लिए ये जो मिरर है, इसके लिए ये पहला इमेज है, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला है। मिरर हमारा ऐसा है और ऑब्जेक्ट उसके लिए वर्चुअल है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वैसे भी ये जो लाइट रे है ये बिल्कुल यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें 45 डिग्री एंगल बनाएगा तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो लाइट रे जा रहा है ये इधर ही जाएगा। दूसरी लाइट रे जब स्ट्राइक करेगी तो डेफिनेटली इसी पर स्ट्राइक करेगी। इसका भी अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो ये कहीं जाके स्ट्राइक करेगी। तो कायदे से ये इमेज रियल बनेगा, क्योंकि हमारा ये जो इमेज है पहले मिरर से वो वर्चुअल, यहाँ पर अगर मिरर नहीं होता तो ये रियल इमेज बनता, लेकिन ये मिरर आने से ये हमारा इमेज वर्चुअल हो गया और ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर सीधे सीधे रुक जाइए बच्चे, जस्ट अ मिनट। हेलो, प्रणाम में आज आज ज्योतिया है ना? कुछ ज्यादा ही कॉल आ रहा है। एक्चुअली हम लोग की तरफ आज एक फेस्टिवल है। आप लोग के यहाँ कोई फेस्टिवल है आज? माम लोग का? किसी के घर कोई पूजा हुआ है आज?
नहीं, पता नहीं, इधर महाराष्ट्र में भी शायद होता है, वो कल है, 2 दिन हो गया है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? तो यहाँ से हम इस मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव एक्स का मतलब नेगेटिव वाई में चला जाएगा। और ये डिस्टेंस हमारा 100 यूनिट्स था, 1100 आ रहा है, यानी कि 100 यूनिट्स है, तो 100 यूनिट्स नीचे सीधे सीधे 45 डिग्री के कारण सारे वैल्यू बराबर हो जाएंगे, और ये हमारा यहाँ पर आके इमेज बनेगा, और ये रियल इमेज बनेगा। तो फाइनल इमेज विल बी रियल, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। एंड -100J इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है सबको? जब भी तुम मल्टीपल मिरर के क्वेश्चन आते हैं, बोला गया है उससे हम नॉर्मल जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उस मिरर को इसको कुछ देर के लिए इग्नोर करिए, वहां पर इमेज। अब उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो है, अब जिसमें इसमें एक और भी बात हो सकता था, ये जो हमारा डिस्टेंस आया है, अगर ये 1000 से कम आता तो क्या होता? जैसे एक और पॉसिबिलिटी यहाँ मान लो हमारा प्लेन मिरर है, और अभी का जो सिचुएशन है उसमें इमेज मिरर के पीछे बन रहा था, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा केस होता कि हमारा जो डिस्टेंस आता ये 900 आ जाता, 900, और ये तो हमारा 1000 डिस्टेंस सेंटीमीटर पर है, तो 900 यहीं पर, मतलब यहाँ से लाइट रे जाती और ये यहाँ पर ऐसे मीट हो जाते इस तरह से, तो ये लाइट रे आगे जाके इससे टकराती और फिर ऐसे आती। सिमिलरली ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट रे ये तो जाएगी, ये टकरा के और वापस ऐसे आएगी। अब ये दोनों आगे जाके मीट करेंगे, और फिर यहाँ पर हमारा, नहीं थोड़ा सा वहां पर नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, ये इससे टकरा के ऐसे नहीं आएगा ना यार, ऐसे आएगा ना। तो अगर पहले इंटरसेक्शन हो जाता, ये जो लाइट रे जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ये जब मिरर से टकराएगी तो नॉर्मल बिल्कुल ऐसा है, तो ये ऐसे जाएगी, और ये लाइट रे इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, और गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। उस केस में अप्रोच पूरा सेम रहेगा, लेकिन इमेज वर्चुअल बनेगा, और इस केस में रियल इमेज बन रहा है। बस यही बात को एक बार अच्छे से देख लो। नॉर्मल में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा नॉर्मल है प्लेन मिरर का, ये एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ से जो लाइट रे निकल के जा रही है वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, आगे ही कहीं पर इमेज बन रहा है, तो ये लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, और ये हमारा नॉर्मल है इस पॉइंट पर, तो लाइट रे ऐसे, और ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस वाला इधर गया, इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर आया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके ये ऐसे नीचे आएगा। देखने में थोड़ा सा पैरेलल लग रहा है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होगा, और इस तरह से इसको जाके आगे जाके कहीं पर मिलाएंगे, और यहीं पर हमारा इमेज बनेगा। तो बेसिकली ये जो इमेज यहाँ बन रहा था, इसी के एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो इस बार अगर पहले इंटरसेक्शन हो जाता तो वर्चुअल इमेज बनता, लेकिन हमारा इंटरसेक्शन बाद में होने का बाद था, इसलिए ये इमेज रियल होगा। तो वैसे तो अगेन मिरर से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर ये पूछे तो पूछे इमेज का नेचर जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो प्लेन मिरर के लिए हमेशा हमको ध्यान रखना है
कि प्लेन मिरर में जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज अब रियल ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट ये दोनों अपोजिट साइड में होते हैं प्लेन मिरर के। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में हो। तो जैसे ही हमको पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअल साइड में जा रहा है तो उसका इमेज रियल ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो एक वेलोसिटी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी मिरर के लिए वेलोसिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो हमने प्लेन मिरर के लिए डिस्कस किया उसको स्फेरिकल मिरर के लिए अलग तरीके से दोनों में अप्रोच सेम है। एक वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के अलॉन्ग होगी वो उसके लिए अलग डील करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और लेट्स से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके लिए अलग डील करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूवमेंट है, तो दिस केस इज वेरी मच सिमिलर टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर, जिसमें अगर तुम लोग को याद हो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मिरर है। अगर ये मूव करता था तो इमेज इसके सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता था, और अगर मिरर मूव करता था तो उसी के डबल वेलोसिटी से मूव करता था। ये वो वाला जो सिचुएशन है लगभग कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर हमारा होने वाला है। इसमें क्या मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक, जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, और दोनों के मूवमेंट को एक साथ डील करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मिरर के ऊपर बैठ जाओ और सारी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल दो, और फिर उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी से इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो। जैसे क्या होता है प्लेन मिरर में ये चीज को देखना आसान होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस वो बराबर होते हैं। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिफर करता है। पहला कॉन्सेप्ट, इफ ऑब्जेक्ट is moving along principal axis, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करोगे dy/dt ऑफ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू dy/dt ऑफ 1/f। ये तो कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर dv/dt माइनस 1/u स्क्वायर du/dt, और ये है 0। अब ये du/dt और dv/dt है क्या, तो dv/dt ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ इमेज, dv/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बीच में क्या रिलेशन होगा तो देखो यहाँ पर, तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du/dt, और ये जो टर्म है ये हमने कल भी बताया था, ये माइनस m स्क्वायर du/dt ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें जो टर्म हमारे आ रहे हैं ये इमेज की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर मिरर मूव नहीं कर रहा हो, अगर मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि मिरर के रेस्पेक्ट में सारी बातें कर ली जाए। ये जो हमने du/dt लिया है ये मिरर के रेस्पेक्ट में लेंगे कि बेसिकली पोल से ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, और अगर पोल मूव कर रहा है तो पोल पर ही बैठ जाओ, तो du/dt हमारा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा, dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा। अगर मिरर रेस्ट में है तो ठीक है, नहीं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये हम फॉर्मूला एंड में यूज कर लेंगे। और ये जो माइनस साइन आ रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी एक बार समझ लो।
हमने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से मूव करता है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये चीज को एक बार अच्छे से समझ लो। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि पोल से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तुम इसकी इमेज के बारे में सोचो। जब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस तक जाएगा तो तब तक इमेज, अगर ऑब्जेक्ट पोल पर होता है तो इमेज ही पोल पर बनता है, और ये यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा। पहले वर्चुअल इमेज बनता है और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट फोकस पर आएगा वैसे वैसे ये इमेज इन्फिनिटी पर चला जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल लाइट रेज हो जाती है, और एक बार जब फोकस से इधर आएगा तो इमेज इन्फिनिटी से आना शुरू करेगा। हर सिनेरियो में तुम एक चीज नोटिस करोगे, वेलोसिटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले जो भी वेलोसिटी थी वो अपोजिट डायरेक्शन में है। हर बार वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब ये फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएगा तब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ जाएगा, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाएगा तो इमेज आगे की तरफ आएगा, और फाइनली जब वो इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये फोकस पर आएगा। मतलब इंटायर मूवमेंट के दौरान वी कैन सी the velocity of object and velocity of image are in opposite direction. That's why this minus sign will come. और मिरर का भी मूवमेंट है तो हम इस बार du by dt की जगह विथ रेस्पेक्ट टू मिरर अगर बात करें, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी है, तो 10 + 1 11 ले सकते हैं। du by dt हमारा हो जाएगा 11। चलिए सॉल्व कीजिए। A mirror of radius of curvature 20 centimeter and object which is placed at a distance 15 centimeter are both moving with velocity 1 meter per second, 10 meter per second and so on. Find the velocity of image at this situation. अब ये velocity of image जो है ये with respect to ground ही है। चलिए इसका velocity बताओ। ये perpendicular to the along the principal axis movement है और उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आया। velocity of image equals to minus m square times velocity of object, और ये दोनों विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ले लो। मिरर का मूवमेंट अपने आप काउंट हो जाएगा। सर इसमें फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ दिया है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसमें m की जरूरत पड़ेगी, वो निकाल लेना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए 15 गिवन है। बताइए। 39 मीटर पर सेकंड। ओके, टुवर्ड्स द पोल। अच्छा, टुवर्ड्स द 43 पोल आएगा, टुवर्ड्स द पोल। हाँ सर। ओके, नीरल आप बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। बोल रहे हो कुछ? ओके,
43 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाँ हृदय आप बताएं। 43 आया। ओके, 43 दो बच्चों का आया है। श्रद्धा अभी बताएं। देखो, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो तो सबसे पहले भी और मैग्निफिकेशन ये दोनों आप निकाल ही लो। मैग्निफिकेशन भी निकालोगे तो डायरेक्टली वही हमारे हमको काम आने वाला है। तो v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ माइनस 15 माइनस 10 डिवाइडेड माइनस 15 प्लस 10 ये हमारा हो जाएगा 1500 150 डिवाइडेड माइनस 5 माइनस 30। अरे सॉरी बच्चे, ठीक है आप करा लो। माइनस 30 ये हमारा v का वैल्यू है और हमको अगर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो माइनस v बाई यू करेंगे। डेफिनेटली मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, रियल इमेज की बात हो रही है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है। तो 30/15 ये हमारा आ जाएगा 2। सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात है क्योंकि हमें स्क्वायर करने वाले हैं तो आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट द साइन। तो स्क्वायर करके ये हमारा, अब हमने जैसे कहा था कि हमको जब मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव करने लगे तो ये फॉर्मूला यूज तो यही करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर की बात है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी होगी? तो ये 10 और ये 1 तो ये जो हो जाएगा 11, यानी कि एम स्क्वायर इज बेसिकली इंटू 11 तो ये हो जाएगा माइनस 44। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली अगर लिखना चाहोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब मिरर कह सकते ये माइनस 44 आया यानी कि ये इधर आ रहा है और मिरर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 44 प्लस 1 ये 45 आएगा ना बच्चे। लास्ट में जाके तुम लोग ने थोड़ा मिस्टेक किया है, 44 आया, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, जब इधर लेके आएंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब इमेज की वेलोसिटी ये माइनस 44 आने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इमेज ऑलरेडी इधर मूव कर रहा है और मिरर भी उधर ही मूव कर रहा है तो दोनों की वेलोसिटी तो प्लस ही होगी, मतलब पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो 45 आंसर होगा ना? नहीं बोला जी, आपने 39 कैसे निकाला? वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर ने डाली वेलोसिटी। उससे 40 तो नहीं आएगा। अच्छा तुमने 10 ही लिया का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। हाँ सर। du by dt एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज du by dt? दिस इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल। किस रेट से ये चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा du by dt। तो मिरर अगर मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है तो एक सेकंड में बेसिकली कितने होंगे? ये 10 से इधर जाएगा, वो 1 से इधर आएगा, तो टोटल 11 का सेपरेशन चेंज हो रहा है ना। इसलिए बेटर है कि तुम विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रख लो। और यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ध्यान से समझो। -44 निकालने के बाद बच्चे ने 43 आंसर किया है, यही गड़बड़ हुआ। -44 ये माइनस क्या है? ये माइनस बस इस बात के लिए है कि हमारा ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा था विथ रिस्पेक्ट टू मिरर तो इमेज फॉरवर्ड आएगा, इसलिए माइनस है। दिस इज नॉट माइनस कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए थे
और बैकवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिए थे इसलिए माइनस आया था। नहीं, ये हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए इमेज का वेलोसिटी का, इसके लिए माइनस आया है। अब एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि इमेज फॉरवर्ड आ रहा है, तो अब हमको इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाना है, और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों का साइन भी सेम लेना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना है, तो इसलिए हमारा आंसर 45 होगा, ना कि 44। ये 43 ये रॉन्ग हो रहा है, लेकिन बढ़िया किए तुम लोग। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया ये है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। अब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूवमेंट का कॉन्सेप्ट का क्या बात होगा? जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अपन करेंगे, लेकिन पहले परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, और ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, कायदे से इसे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यूज करते हैं इसको। अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रो कर दिया गया, तो एक सेकंड में ये मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, जो भी ये डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोल देंगे v। और मान लो इसका रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है, कोई भी, मान लो वर्चुअल रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज इधर बन रहा है, तो ये इमेज यहाँ पर बनता। जब ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस गया तो इमेज भी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस का यहाँ चला जाएगा, ये हमारा इमेज हो गया। तो इमेज जितने डिस्टेंस जाएगा वो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक सेकंड में जितना हो गया, एक सेकंड में इमेज यहाँ चला आया। तो बेसिकली ये मैग्निफिकेशन टाइम्स भी है। मतलब सिंपल बात है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग perpendicular to principal axis, then velocity of image is equals to m times velocity of object। और m का जो साइन है वो विथ साइन डाल देंगे ताकि डायरेक्शन भी क्लियर हो। ये m को विथ साइन डालना है। जैसे अगर ये वर्चुअल इमेज होता तो ये ऊपर जा रहा है तो इमेज भी हमारा ऊपर ही जाता है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। और अगर ये रियल इमेज बनेगा तो ये ऊपर जाएगा तो इमेज नीचे आएगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है। तो m का जो साइन है वो डाल देंगे तो हमको ये भी समझ आ जाएगा कि वो इमेज की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है, अगर मान लो वेक्टर्स की बात की जाए तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए सिंपली m टाइम्स v नॉट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए जो पहला कॉन्सेप्ट यूज किया है माइनस एम स्क्वायर टाइम्स डी बाई डी टी, ये वो कॉन्सेप्ट है। और दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला। ये दोनों का एक तरीके से मर्जिंग है। अब एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन, उसमें दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। एंगल 45 है तो थोड़ा सा काम और ज्यादा आसान हो गया है। और याद रखना कि ये जो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी छोटी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो फिर वो पैरेक्सियल रेस का कंडीशन फिर वैलिड नहीं हो पाएगा। इसीलिए वेलोसिटीज बहुत कम होनी चाहिए ताकि जाए तो थोड़ा ही ऊपर जाए, मैग्निफिकेशन का बात जस्टिफाइड हो। आज लगभग क्लास में सारे बच्चे आए हैं सिवाय एक बच्ची के। और चाहो तो इसके आंसर्स आप एक्स और वाई में भी दे सकते हो, मतलब आई और जे के टर्म्स में, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, आई एंड जे।
हाँ बताइए। -40√2 I cap. -40√2 I cap -10√2 J cap. 10√2 J cap। हाँ, और किसने किसने हैंड रेज किया है? पार्थ, आप बताएं। हाँ सर, सेम आंसर। बराबर। नीरल, आप बताएं। आपका माइक काम नहीं कर रहा है। सर वो du/dt को -11 नहीं लेने थे, -11 ही तो लिया था। पिछले वाले क्वेश्चन में du/dt को -11 ही तो लिया था। देखो, हो सकता है पहले लिखे हुए हो आप। अब राज बताइए। सेम है सर। ओके। जैसा मैंने कहा था, आप इसको वेलोसिटीज को कंपोनेंट्स में तोड़ दीजिए। ये 25 सेंटीमीटर है। मान लो कि तुम किसी को ये क्वेश्चन करने नहीं आ रहा, क्या है, देखो कुछ कुछ बातें हम ऑब्जर्व करके आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत बार ये बात कही है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन होती है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ और फोकल लेंथ 20 है। रियल इमेज की पॉसिबिलिटी है, तो रियल इमेज में जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ऑब्जेक्ट टुवर्ड द पोल जा रहा है तो इमेज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाना चाहिए। सिर्फ इतना बात समझ में आता है, मतलब हमको -i और -j डायरेक्शन ही टिक करना है। और तुम देखोगे, मतलब मैं नीट के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये सब ये क्वेश्चन तो जनरली नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आएगा तो बहुत सारे केसेस में सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही काम हो जाएगा। एक ही ऑप्शन होगा जिसमें -i और -j ऑप्शन होंगे, बाकी किसी में +i -j होगा, किसी में दोनों +i +j हो जाएंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए रहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं तो कैलकुलेशन को अवॉइड भी किया जा सकता है। बाकी कैलकुलेशन तो हमको करने आता ही है। सबसे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लें। मैग्निफिकेशन v का वैल्यू निकाल लो, -25 दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। f हमारा हो जाएगा -20 + 20, ये हो जाएगा 500 बाई -3 हो जाएगा -100। यानी मैग्निफिकेशन अगर मॉड की बात की जाए तो ये हो जाएगा 4। यानी कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका ये कंपोनेंट था, ये होता है 5/√2। इसको 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 5 = 80 और √2 डिवाइडेड तो 40√2। बिल्कुल सही आंसर है 40√2। और नेगेटिव आई एक्सिस देखो, और दूसरा ये भी हमारा 5/√2 है, लेकिन इसमें हम m से मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पर साइन काउंट होगा नीचे की तरफ। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10√2 नीचे की तरफ। बिल्कुल सही आंसर, वेरी वेरी गुड। एक बार अगर जेहन में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो गलती की गुंजाइश, अब सिर्फ कैलकुलेशन में गलती करोगे तो अलग बात है, बाकी वो चीजें बहुत सिंपल है। ये वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि नोटेशंस अलग अलग उसमें यूज करते हैं। हम ज़्यादा नोटेशंस यूज नहीं करते। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसको मर्ज करना है। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अलग तरीके से डील करना है, परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस अलग तरीके से डील करना है, हो गया। मिरर को कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जनरली हम लोग मूव नहीं करते। और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट है, मतलब तुम लोग के जब क्वेश्चन आएंगे तो ये सब लिमिटेशंस ऑलरेडी दे के ही पूछेंगे। ये वेलोसिटीज बहुत छोटी होती है। along the principal axis फिर भी थोड़ा जस्टिफाइड है। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो मैग्निफिकेशन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो
बहुत ज़्यादा अगर मूवमेंट हो गया तो उसके लिए वैलिड नहीं होता है। तो इसीलिए छोटे छोटे ही वैल्यूज देंगे वेलोसिटी के, ताकि वो वैलिड हो जाए। और अगर नहीं भी देता है और न्यूमेरिकल आ गया है तो सब कुछ गया, जो भी कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह पर है, जैसे कर रहे हैं वैसे करके आंसर निकाल देंगे। क्योंकि फिर उसके लिए हमको करने का कोई अप्रोच मैथमेटिकली तो नहीं है। थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा तो फिर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली नहीं कर सकते। मैथमेटिकली यही करना है। तो कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग को लगता है कि हम लोग को करना है तो हम उसको और कुछ करा सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ खत्म हो गया। ये कॉनकेव मिरर, ये प्लेन मिरर, ये लेंसेज के साथ भी आएंगे। कॉम्बिनेशन में लेंस का मिरर के साथ कॉम्बिनेशन भी पढ़ना होता है। प्लेन सरफेसेस के साथ भी प्लेन मिरर आता है। तो रिफ्रैक्शन में भी ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन जो अभी डेडिकेटेड तरीके से हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वहां पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होगा। तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिफ्लेक्शन में तुम लोग को लगता है कि सर ऐसे ये वाला केस हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, तो वो बता सकते हो, वो हम डिस्कस कर देंगे। मेन कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। मिरर मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस के कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर में ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज निकालने वाला, तो उस पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए ऑलरेडी। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट तुम लोग सही से कर ही ले रहे हो। उसके अलावा थोड़ा बहुत रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हो चुका है प्लेन मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर में भी रोटेशन का बात होता है, लेकिन वो रेयर है। वो एडवांस में कभी कभी एक आध बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें भी अपन वही करते हैं। जैसे मिरर को अगर रोटेट कर दिया गया, जैसे मान लो, थोड़ा सा बस हिंट दे देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत कम है। जैसे मान लो ये मिरर है और ऐसा ऐसा रोटेट कर दिया गया, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया गया, तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहीं पर है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरफ बिहेव करने लगेगा। एंड नाउ दिस इज लाइक इमेज हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट, और इसे करस्पॉन्डिंग जहाँ भी इमेज बनेगा फिर उसका मैग्निफिकेशन के साथ जो कि जैसा करना है वैसा कर लेंगे। जैसे हम ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी ऑब्जेक्ट को इमेज कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ये होता है कि हम एक स्मॉल एंगल 30 डिग्री से ऐसा रोटेट करते हैं। जैसे ये हमारा एक मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या किया, मिरर को रोटेट कर दिया लाइक दिस, 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और जहां भी ये परपेंडिकुलर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा और ये ऑब्जेक्ट हाइट की तरफ बिहेव करेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी निकालेंगे और उस भी निकालने के बाद मैग्निफिकेशन निकालेंगे और उससे अगर रियल इमेज हुआ तो इसे नीचे, वर्चुअल इमेज हुआ तो इसे ऊपर, और बना के बता देंगे इमेज का पोजीशन। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक बार एडवांस में एक डीसी पांडे में है, कहोगे तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, तुम लोग ट्राई कर लेना। अदरवाइज प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स तुम लोग ने कर लिए हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्शन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्शन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो रिफ्रैक्शन उसमें इन्वॉल्व ना हो। सिंपली रिफ्लेक्शन से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए रिफ्रैक्शन को अपने को बहुत अच्छे से करना है। रिफ्लेक्शन में हमने बहुत अच्छे से ही किया है, रिफ्लेक्शन में हमने कम नहीं किया। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं बहुत है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ कुछ बेसिक बातें, ताकि कल हम लोग सीधे जो काम का बात है वो स्टार्ट कर सके। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिक बेसिक बातें जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो बताओ कि ये फेनोमेना है क्या, व्हाट इज दिस फेनोमेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कौन बताएगा? बेंडिंग ऑफ लाइट, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे।
देखो रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम का चेंज होना जरूरी है। ये फिनोमेना तभी होगा व्हेन इफ देयर इज अ चेंज इन मीडियम। इसके लिए मीडियम का चेंज होना जरूरी है। और बेंडिंग हमेशा हो ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार क्या होता है, जैसे हम लोग रिफ्रैक्शन में बोलते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन मान लो, और ये भाई बहन का क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो एक्सटर्नल आते हैं, अब तो पता नहीं तुम लोग का एक्सटर्नल आते हैं या फिर जो स्कूल के टीचर है वही कर देते हैं। अभी तक हुआ नहीं कुछ, बोर्ड्स के टाइम पे होगा। नहीं, जैसे बोर्ड में, मतलब जैसे आपके सीनियर के साथ, तो आपको लोगों को पता होगा ना, 30 आप लोग का प्रैक्टिकल का कितना 30 मार्क्स होता है ना? हाँ सर। 30 मार्क्स में प्रैक्टिकल है, वाइवा है, तो वाइवा लेने वाले कौन होते हैं? अपने स्कूल के ही टीचर होते हैं या बाहर से आते एक्सटर्नल? नहीं पता? शायद एक्सटर्नल आते। आप लोग के टीचर लोग नहीं बताते? हम लोग के जैसे सीबीएसई में, आप लोग टोमो में सीबीएसई है कि वो तो आईसीएसई है ना? हाँ वो सर। 10th तक था सिर्फ। अच्छा अच्छा, टोमो सिर्फ 10 तक ही है? हाँ सर। ओह। तो सीबीएसई में अब पता नहीं रूल्स चेंज हुए हैं। हम लोग का नवोदय सीबीएसई था, हम लोग का +2 वहीं से किया था हमने, तो वहां पर एक्सटर्नल आते थे कहीं दूर किसी सीबीएसई स्कूल से, और हमारे टीचर कहीं और जाते थे, ऐसा चेंज इंटरचेंज हो जाता था। और वाइवा में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते थे जो लोग पूछते थे, जैसे ये बच्चे याद करके जाते हैं कि रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। अब मान लो कोई लाइट है, अब क्वेश्चन क्या दे देगा तुमको, एक लाइट रे बिल्कुल नॉर्मली ऐसे ऐसे सरफेस पर आ रहा है, ये इंटरफेस है, ये मीडियम N1, ये मीडियम N2, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे निकल गया, ये तो बेंडिंग हुआ ही नहीं, तो क्या इसको रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे? और बच्चा परेशान हो जाता है। उसने कहा कि बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर बेंडिंग हो ही नहीं रहा, और बिल्कुल सही बात है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 0 ही होना पड़ेगा ना यार, नॉर्मल क्या होना पड़ेगा, तो यहाँ तो बेंडिंग कहाँ से होगा? लेकिन उसने बेंडिंग ऑफ लाइट यूज कर दिया। तो डिफाइन करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट पासिंग थ्रू एन इंटरफेस। लेकिन याद रखना कि मीडियम का चेंज होना जरूरी है। बेंडिंग नहीं भी हो तो भी रिफ्रैक्शन माना जाएगा। अगर कोई ऐसा इंटरफेस, इसको बोलते हैं इंटरफेस, जहां पर दो मीडिया कांटेक्ट में आते हैं, अगर कोई लाइट रे एक इंटरफेस पर फॉल होती है, तो एक तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना है जो हर जगह होगा ही, ये तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम, ये तो होगा ही। लेकिन कुछ सम पार्ट ऑफ लाइट रे पासेस थ्रू द अनदर मीडियम, और ये जब दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने नॉर्मल से, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है, और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। और जैसे ही तुमसे कोई काउंटर क्वेश्चन करे कि अच्छा इसमें तो बेंडिंग नहीं हो रहा, तो बोलो ये एक स्पेशल सिनेरियो है, मीडियम का चेंज होना इंपॉर्टेंट है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना इंपॉर्टेंट है। इस केस में बेंडिंग नहीं भी हो तब भी ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। तो चेंज इन मीडियम जरूरी है रिफ्रैक्शन के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिफ्रैक्शन होता क्यों है, बेंडिंग होती क्यों है? मतलब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्शन में समझ आता है कि भाई इधर सीधे नहीं जा पा रहा, यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर गया। लेकिन ये लाइट जो बिल्कुल सीधे इस तरह से जाती, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड हो गई? या पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन द N1 एंड N2, ये ऐसे भी जा सकती थी, डिपेंडिंग ये ऐसे भी जा सकती थी। तो ये जो बेंडिंग हो रही है, इसके पीछे मेन वजह क्या है, व्हाई द लाइट इज एक्चुअली बेंडिंग? कौन बताएगा? मीडियम चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है इसलिए। ये हमारा जो लाइट का स्पीड है, द वेलोसिटी और अदर स्पीड ऑफ लाइट, हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा हुआ है, तो हमने उसमें देखा था कि सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन किसी और मीडियम में ये हमारा होता है 1/μ0 म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कम होता है, v इज ऑलवेज लेसर देन c। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस as we move from one medium to another medium। अब किसी भी वेव, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट, तो किसी वेव में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो तीन तरीके से, तीन चीजें होती हैं बेसिकली। क्या? तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। मान लो हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट है, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइट, अगर वो मीडियम में चेंज, मीडियम से वन मीडियम से सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम आ रही, तो स्पीड चेंज होगा। लेट्स से हमारा एयर से वाटर में जा रहा है, एक एग्जांपल के लिए। ये एयर है, लेट्स से ये वाटर है, और लाइट रे इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर स्पीड c है और यहाँ पर स्पीड v होगी, तो ऑब्वियस बात है कि v c से कम है, तो v तो चेंज होगा। अब लेमडा और एफ में क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा, ये अपने को समझना है। क्यों? क्योंकि हमको इन तीनों में एक रिलेशन हम लोग पता है, दैट इज लेमडा इंटू एफ। ये रिलेशन होता है इन तीनों का। इसको बोलते हैं वेव स्पीड, भी हमारा ये होता है वेव स्पीड, ये एफ होता है फ्रीक्वेंसी, और ये होता है हमारा वेवलेंथ। तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। अब अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो v तो चेंज कर रहा है, तो लेमडा और एफ में क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा? लैम्डा चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये एक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, और ये मीडियम के चेंज से डिपेंडेंट नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, while changing the medium। तो वेवलेंथ चेंज होता है। अब एक क्वेश्चन है कि मान लो एक लाइट है जिसका वेवलेंथ है रेड लाइट है, रेड, और जब वाटर में जाएगा तो ऑब्वियसली सी स्पीड घट के v हो गया, तो वेवलेंथ घट के क्या ये येलो बन जाएगा? इसका मतलब कि अगर हम रेड लाइट को पानी में भेजें तो हमको वो ग्रीन येलो ऐसा दिखने लगेगा, मतलब लोअर वेवलेंथ, ऐसा क्या? ब्लू दिखने लगेगा, ऐसा होगा क्या? स्पेक्ट्रम भी पूरा चेंज होगा वाटर के हिसाब से। क्या? स्पेक्ट्रम भी पूरा चेंज होगा वाटर के हिसाब से, मतलब वो नहीं, रेड ही रहेगा। क्यों? वेवलेंथ तो चेंज हो रहा है। वो वेवलेंथ सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए बोलते हैं। हाँ, जब बताओ। जब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ रहती है उसके लिए। नहीं, देखो एक्चुअली इसका रीजन क्या है। ये बात सही है कि उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, लेकिन कलर जनरली हम लोग रेड कलर जिसका वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, हम लोग ये सब याद रखते हैं, जैसे ब्लू कलर का 400 नैनोमीटर, वॉयलेट कलर का। तो ये याद रखने से हम लोग को ऐसा लगता है कि कलर जो है वो वेवलेंथ की प्रॉपर्टी है, जबकि ये गलत है। कलर हमारा फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर्टी है। कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉट वेवलेंथ।
वेवलेंथ कम या ज्यादा होने से कलर चेंज नहीं होगा। कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसीलिए कोई भी कलर, जैसे बहुत बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां से मान लो वाटर है, वाटर से हमने एक ग्रीन लाइट भेजी तो इसका वेवलेंथ बढ़ के क्या ये रेड निकल जाएगा, रेड बन जाएगा? ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। जब ये ग्रीन है तो बाहर भी ये ग्रीन ही रहेगा क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। और कलर इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट वेवलेंथ। इसलिए कोई भी कलर किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कलर चेंज नहीं होगा, उसका वेवलेंथ चेंज होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसलिए एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये पूरे रिफ्रैक्शन में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं डेंसिटी से। किसी बॉडी की खुद की डेंसिटी होती है, जैसे आयरन का डेंसिटी है, गोल्ड का डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी है, ऑयल का डेंसिटी है। एवरी सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेंसिटी। लेकिन अगर हम उसको वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू या एन से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in that medium। जिस मीडियम की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, इसका फॉर्मूला हो जाता है c/v। अब या तो म्यू से डिनोट कर लो या एन से डिनोट कर लो, जो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जनरली वाटर का म्यू, वाटर ये हमारा होता है 4/3 और म्यू ग्लास ये हमारा होता है 3/2। बाद में हम देखेंगे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है ना, ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, उसका वेवलेंथ अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग मीडियम में उसका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मटेरियल का डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग होता है। एक चीज मैं अभी मेंशन कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन शॉर्ट RI लिखते हैं, ऑफ ए मीडियम डिफर बाय यूजिंग डिफरेंट लाइट। ग्रीन के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा। तो स्टार्टिंग में जो हमारे लाइट होते हैं एक तरीके से वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, मतलब व्हाइट लाइट नहीं होते। जितने भी हम लोग रे डायग्राम वगैरह अभी तक ड्रॉ कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन में हम करेंगे, वो सब मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। मोनोक्रोमेटिक वर्ड का अभी से बात शुरू हो गया है तो लिख लो, मोनोक्रोमेटिक। क्रोम जो होता है ना वो कलर से उसका रिलेशन होता है। क्रोमैटिक, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर, इसका मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी। ऐसा लाइट जिसमें सिर्फ एक ही कोई वेवलेंथ हो। वैसे तो 400 to 700 बहुत सारे वेवलेंथ पॉसिबल, लेकिन वो व्हाइट लाइट हो गया। ये हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट है। जितने भी रे डायग्राम ड्रॉ होंगे सब में मोनोक्रोमेटिक लाइट। कभी भी हम लोग व्हाइट लाइट को लेके नहीं करेंगे। जो भी लाइट हम दिखा रहे हैं वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाला, चूंकि ये रेशियो है इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी भी सिस्टम को पानी में डिप कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा पूछ दिया जाता है। मान लो कोई पूरा का पूरा सेटअप है और उसको अचानक से बोला गया कि पानी में डाल दिए, तो उससे क्या होगा। तो इस तरह का जब सिनेरियो होता है, जब पूरे सेटअप को पानी में डाल दिया जाए या इस तरह से चेंज कर दिया जाए, तो वो उस तरह के केसेस के लिए हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं। कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है हम लोग जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। यहाँ पर पहले इसका मतलब समझ में आ जाए तो दो मीडियम है, μ1 एंड μ2। μ12 अगर हमने लिखा है या फिर इसको लिखने का तरीका है μ12 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, और जिसके रेस्पेक्ट में लेना है उसे डिवाइड करना है। मतलब ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा μ1 अपॉन μ2। सिमिलरली μ21 और μ21 ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये हमारा हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। जिसके रेस्पेक्ट में करना है उससे डिवाइड करना है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी ऐसे डिफाइन करते हैं। वाटर के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये अपने को ये बाद में काम आने वाला चीज। तो कुछ कुछ बातें हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखी। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड में, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन। जैसे मान लो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला हमने लिखा है μ1 बाई μ2, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। मान लो दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो अगर हम μ1 बाई μ2 करते हैं तो बेसिकली c अपॉन v1 डिवाइड बाई c बाई अपॉन v2, ये भी तो करते हैं। c विल गेट कैंसिल्ड, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगा। ध्यान दो, फिर से बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक मीडियम है μ1 और ये हमारा μ2, यहाँ से लाइट आ रही है। अब इसको कैसे जाना है ये हमको भी पता नहीं है, विल सी, विल लुक इनटू इट। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली स्पीड चेंज हो रहा है। इस मीडियम की स्पीड है v1, इस मीडियम की स्पीड है v2। उसके μ1 और μ2 में v2 और v1 का क्या रिलेशन है, पहले ये तो समझ में आ गया। और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, तो v2 को लिख लेंगे λ2 इंटू एफ, λ1 इंटू एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है इसलिए एफ को हमने दोनों में सेम रखा। मतलब जो फाइनल हमारा कंक्लूजन आ रहा है एक रेशियो, और वो क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में। दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, बोलेगा कि इसमें हमारा वेवलेंथ इतना है तो इसमें हमारा वेवलेंथ कितना हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली ये रेशियो अगर हम यूज कर लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, वेवलेंथ चेंज होता है, और किस तरीके से चेंज होता है ये हमारा सामने दिया गया है। आई बात समझ में। तो ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं। इस बेसिस पर हमने जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें भी इस फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक में एयर में, जैसे मान लो μ1 हमारा एयर हो सकता है, उसे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है
तो एयर का में उसका वेवलेंथ, तो दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक रिलेशन याद करने से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। इसमें भी जो फर्स्ट लॉ है ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही है, लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और उसके भी क्वेश्चन वही वेक्टर वाले टाइप के बनेंगे, वो भी एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे जो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे refracted ray and normal drawn at the point of incidence all lies in the same plane। दूसरा जो लॉ है ये थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, और मैं जिस तरीके से आपको दे रहा हूं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पर क्वेश्चन और ये जो लॉ है वो इस तरह से दिया है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। आई डोंट रिकमेंड दिस, ये तरीका सही नहीं, गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो बच्चे इग्नोर करते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, तो सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। और यकीन मानो रिफ्रैक्शन में अगर एक लॉ है कुछ तो यही है स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस में तो और कोई लॉ ही नहीं है, सिर्फ यही एक लॉ है जिससे सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन, सब कुछ इसी से बनता है। और अगर हम दूसरे काइंड ऑफ जैसे स्फेरिकल सरफेस पर भी जाएंगे तब भी इसी से रिजल्ट डेराइव होते हैं, यही एक फॉर्मूला है। और इसको हम ऐसे तो नहीं याद रखेंगे, तब कैसे याद रखेंगे? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं वो बता के तुमको देता हूँ। जैसे मान लो हमारा है μ1 और ये हमारा है μ2। अब कोई भी लाइट रे जिस मीडियम में आ रही है, जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट इंटरफेस पर जहां से आ रही है जिस मीडियम से, वो हमारा μ1, और उसके साथ जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आई। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होने के बाद मीडियम चेंज होने को जा रही है उसको रिफ्रैक्टेड, और ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, तो उस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है इसमें से कोई भी एक एंगल, लेट्स से दिस इज आर। तो अपने को स्नेल्स लॉ याद रखना है, μ1 into sine of angle of incidence is equals to μ2 into sine of angle of refraction। इसको कभी कभी डायरेक्ट म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हर मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो जब भी स्नेल्स लॉ लगाने की बात आए तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसी से ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी देख ही लो। एक्चुअली जब इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये हो जाता है μ2 अपॉन μ1। अब जनरली जब भी कोई रिफ्रैक्शन की बात होती है तो जनरली μ1 हमारा एयर हो जाता है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1, और μ2 हमारा वाटर हो जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है म्यू। तो μ2 को अगर तुम म्यू से रिप्लेस कर दो और μ1 को 1 से रिप्लेस कर दो तो ये साइन आई अपॉन ये साइन आर ये हमारा म्यू के बराबर आ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, हर बार लाइट रे एयर से ही आए और वाटर में ही जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। जब वाटर से निकल के एयर में आएगा और अगर हमने यही फॉर्मूला रट्टा मार लिया है तो उस समय भी हम यही रिजल्ट लिख देंगे, जबकि ये गलत है।
साइन ए बाई साइन आर उसमें 1/μ के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए स्टार्टिंग में तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना चाहिए। हमेशा ये यूज करोगे, जिस मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम ले रहे हो उसी मीडियम में नॉर्मल के साथ का एंगल, उसका साइन इज इक्वल टू जिस मीडियम लाइट रे जा रहा है उसमें नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल का साइन। बस इनको इक्वेट करना है और इससे हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन मैं अभी के लिए ही आपको बता देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास मल्टीपल लेयर्स है, मतलब मल्टीपल मीडियम्स है, और सारे मीडियम एक दूसरे के पैरेलल है। लेट्स से दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज N3, दिस इज N4, और यहां से ये एयर है, या चाहो तो N0, जो भी उसको कोई मीडियम दूसरा भी ले सकते हो, और यहां से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, और यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट रे N1, N2, N3, N4 में क्या रिलेशन है, ऐसा वैल्यू बताया नहीं कि N1 इज ग्रेटर देन N2 या N2 इज ग्रेटर लेस देन N1, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। फाइनली रिफ्लेक्टेड रे इधर भी, ये भी एयर है, ये कैसे निकलेगी, ये हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा होमवर्क है, इस पर सोच के आना है। मैं थोड़ा सा स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, डेंसर का क्या मतलब है, रेयरर का क्या मतलब है, ये भी कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए। जूनियर क्लासेस में डेंसर एंड रेयरर बड़ा यूज करते हैं हम लोग, इधर भी क्लास 2 में भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। डेंसर एंड रेयरर, अगेन ये जो टर्म है ना, ये रिलेटिव टर्म है। जब दो मीडियम को एक साथ हम रखेंगे तब उन दोनों को रियलाइज करके, उन दोनों को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि उस गिवन मीडियम में कौन सा रेयरर बिहेव करेगा, कौन सा डेंसर बिहेव करेगा। ऐसा हम कभी भी नहीं बोल सकते किसी मीडियम के लिए कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, मतलब हर सिचुएशन में डेंसर है, या फिर ये हमारा रेयरर मीडियम है, हर सिचुएशन में रेयरर मीडियम। नहीं, एयर को रेयरेस्ट मीडियम माना जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमको वैक्यूम के बराबर ऑलमोस्ट ले लेते हैं, और उससे ज्यादा स्पीड किसी और मीडियम में हो नहीं सकती। लेकिन एयर के अलावा और कोई भी मीडियम है तो उसको हम या तो रेयरर भी नहीं बोल सकते और ना ही डेंसर भी बोल सकते। ये डिपेंड करता है। वाटर जो है वो एयर के लिए डेंसर हो सकता है, लेकिन एक मीडियम ऐसा आ गया जो वाटर से भी ज्यादा डेंस है, वाटर से भी ज्यादा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है, तो वो डेंसर हो जाएगा। तो बेसिकली डेंसर और रेयरर एक रिलेटिव टर्म्स है, याद रखना हमेशा। और ये जब गिवन μ1 और μ2 के वैल्यू दे दिए जाए तो इनको कंपेयर करके बताया जा सकता है कि कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा वो रेयरर। डेंसर में स्पीड जो है लाइट की वो कम होती है, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। अब मान लो लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है, ये जो फॉर्मूला है μ1 sin i = μ2 sin r, अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो μ1 μ2 से बड़ा हो जाएगा, तो μ1 डेंसर हो जाएगा, μ2 रेयरर हो जाएगा। दो क्वांटिटी का सम हमने बराबर किया हुआ है और μ1 को बड़ा बोल रहे हैं, तो sin i को sin r से छोटा होना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो μ1 अगर μ2 से बड़ा हो गया तो sin i को sin r से छोटा होना पड़ेगा, और sin i sin r से छोटा होगा मतलब i r से छोटा होगा, यानी कि r i से बड़ा हो गया, मतलब लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। जैसे हम लोग ने ये चीज याद रखी है कि व्हेन द लाइट रे goes from rarer to denser, then क्या होता है, bend towards normal। और दूसरा denser to rarer, bend away from the normal।
नाउ ये जो बातें हैं ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला वाला जो सिचुएशन है रेयर टू डेंसर वाला, ये हम मान लो μ1 हमारा पहला मीडियम है, μ2 रेयर टू डेंसर मतलब हमको μ1 को छोटा करना पड़ेगा μ2 से, ये हो जाएगा रेयर टू डेंसर। अब हम लोग ने लिखा है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आई। अब μ1 को μ2 से छोटा यानी साइन आई को साइन आर से बड़ा करना पड़ेगा, तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन आर, तभी बराबर हो पाएगा ये क्वांटिटी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आई शुड बी ग्रेटर देन आर, मतलब आर लेसर है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होना ही पड़ेगा। ये लाइट रे ये बिल्कुल ऐसे चली जाती है तो आई और आर बराबर हो जाते हैं, लेकिन जब आर को आई से छोटा होना है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग करनी पड़ेगी। और सिमिलरली डेंसर टू रेयर में सेम एनालॉजी से हम ये बात बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल उसकी बेंडिंग क्यों होती है। तो स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी को यूज करके हम लोग जितने भी रिजल्ट है वो डेराइव करने वाले हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, कल भी हमारी क्लास है तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और कल प्लेन सरफेस से जो भी रिफ्रैक्शन है वो कंप्लीट करेंगे। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस, इसमें हमारा एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, बहुत सारी चीजें वो करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ बोलिए। सर वो म्यू इंटू साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं समझा। ये वाला जब क्वेश्चन करोगे ना जो होमवर्क दिया है तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, इसलिए तो होमवर्क दिया है किसी को समझने के सर लिए। इसमें पूछा क्या है? इसमें ये पूछा गया है कि अगर दोनों मीडियम एयर है तो इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये रे और जो फाइनली यहाँ से निकल के जाएगी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी अगर दोनों तरफ एयर है तो, या फिर अगर पैरेलल हो गई तो दोनों तरफ एयर ही होना पड़ेगा। मीडियम सेम होना पड़ेगा तभी पैरेलल होंगी, या मीडियम सेम है तो पैरेलल होंगी ही होंगी। मतलब जस्ट कन्वर्स, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों तरफ एयर हो तो पैरेलल होगी, ये एक कंडीशन है जिसको प्रूव करना है। दूसरा, अगर पैरेलल है तो मीडियम सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ n1 n2 n3 n4। इनमें आपस में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब इस क्वेश्चन को करोगे तो तुमको एग्जैक्टली इसका मतलब समझ में आएगा कि ये हमने क्यों लिखा है और इसको कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, ये भी समझाएंगे कल। तब तक तुम लोग ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करना।